बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब के बजट के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया, जो तकरीबन अब कसरत राय से मंजूर भी कर लिया गया है। फाइनेंस बिल भी मंजूर हो गया है। शिक नंबर 2 पे एतराज़ात उठाए गए अपोजिशन की जानिब से, लेकिन उसकी भी एतराज़ात दूर करके अब उसको भी मंजूर कर लिया गया है। क्या रहा बजट 2021-22 की अगर हम बात करें तो अवाम दोस्त बजट कहा जाए, सरमायाकार दोस्त बजट कहा जाए, इस बजट को क्या नाम दिया जाए। तहरीक इंसाफ के अपने दावे हैं, लेकिन अपोजिशन जमातें अपनी जगह अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं कि ये बजट अवाम को धोखा देने के लिए बनाया गया है। क्या हकीकत है, क्या फसाना, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और बिजनेस कॉमर्स कमेटी के सदर जनाब कैसर अहमद शेख साहब। कैसा, बहुत शुक्रिया आपका जी। और साथ टेलीफोन पे में ज्वाइन किया है पंजाब के तर्जुमान हुकूमत पंजाब जनाब इफ्तिखार इंजीनियर चौधरी साहब ने। इंजीनियर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच साहब और कैसर शेख साहब को भी सलाम है। जी सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी। अच्छा कैसर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, आप इस वक्त फाइनेंस कमेटी के मेंबर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो एक बिज़नेस कम्युनिटी की जो हम बात करते हैं कि एक कॉमर्स कमेटी है, उसकी सदर, उसकी जो विंग है उसके सदर भी आप हैं। तो बजट तहरीक इंसाफ ने पेश कर दिया है। ये बजट तीसरा बजट वफाकी हुकूमत का। इस बजट पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत को। क्या आपको तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीटीआई जो आई तो उसने अवाम से बड़े वादे किए। उन्हें जो वोट मिला वो ये मिला कि वो अवाम को सहूलतें मुहैया करेंगे ना। तो अब 3 साल में जो अवाम हम जाते हैं अपने हलकों में तो वहाँ पता लगता है कि लोग बदज़न इसलिए हैं कि 3 साल में महंगाई, इनके अपने जो इनका इन्होंने दिए ना फिगर्स, जो सर्वे दिए, जो फाइनेंशियल सारा अपना अगला विजन दिया और डॉक्यूमेंट दिए, उसमें 3 साल में 40% तो महंगाई का इन्होंने ख़ुद अपने तौर पे कहा है इकनॉमिक सर्वेज में। तो अब बताइए कि जब इतनी महंगाई हो जाए और तनख्वाहें बढ़ी नहीं, लोगों की आमदनी बढ़ी नहीं, और फूड इन्फ्लेशन तो इस साल यानी 1 साल में अपने इनके जो फिगर्स हैं वो 15 से 17% का इंक्रीज़ है। तो इस महंगाई में तो देखिए ना, असल मामला क्या होता है लोगों का, आवाम को तो यही चाहिए ना कि उनको खाने पीने की अशिया और जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, और जो बिजली का उनका और गैस का, और फिर उनके बच्चों की जो तालीम के ख़र्च हैं, तो उसमें वो सहूलतें चाहिए होती हैं। तो ये कुछ भी इसमें नहीं मिला, बल्कि फ़र्दर इस बजट में और महंगाई कर दी गई, क्योंकि जो तेल पे आयल जो है ना, उस पर 10% से सेल टैक्स 17% कर दिया गया। वो लाजमी उसका महंगा होगा। जो बिनोला होता है ना, जो पुट्टी से निकलता है हमारे, उस पर भी पहले 10% सेल टैक्स है, उसको भी 17 कर दिया गया। वो बिनोला महंगा हो जाएगा, जो कि आम, और वैसे इंपोर्ट अगर जो तेल हो रहा है, जितना भी सोयाबीन आयल है या जितना भी आयल आता है, वो सब को घी के लिए पाम आयल आता है, वो सब इस्तेमाल होते हैं, उन पर 17% सेल टैक्स हो गया। तो वो महंगा हो गया। पहले ही उसकी कीमत दुनिया में बढ़ी हुई है, दुनिया में उसके तो ये असल जो बदज़न है ना लोग, वो ये महंगाई से हैं कि वादे तो इन्होंने किए थे कि हम 50 लाख घर बनाएंगे और 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तो पहले से ना तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आई, जो बेरोज़गारी है वो बढ़ गई है, आम लोग बेरोज़गार हो गए हैं। ये अपनी, और ये भी इनके अपनी फिगर्स हैं, इसमें 2 राय नहीं है। और कि ये कहें कि नहीं जी हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, हुकूमत की जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट की है ना, जो इकनॉमिक सर्वे आया है, उसमें उन्होंने ख़ुद ये बताया कि 40% महंगाई हो गई है। ख़ुद बताया कि कोई पहले 57 मिलियन जो थे रोज़गार था लोगों के पास, अब 52 मिलियन रह गया, 4-5 मिलियन इनकी अपनी फिगर के हिसाब से 40-50 लाख लोग बेरोज़गार हो गए हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि इन सब हालात में लोग बदज़न हों कि ना हो, कि महंगाई भी हो जाए, लोग बेरोज़गार भी हो जाएं, गुर्बत भी बढ़ जाए। गुर्बत की जो फिगर है ना, वो मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड बैंक ने दी है। ठीक है, खुद उनकी कोई फिगर भी हमारी नहीं है कि हम कह रहे हैं कि ये हो गया। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप देख रहे होंगे कि लोगों का मेयार ज़िंदगी कम हो गया। फ़ीकस आमदनी जो है ना, हम छोड़ के गए थे $1620, अब वो $1500, $1550, $100 तकरीबन फ़ीकस आमदनी
कम हो गई हर बंदे की। ऐसा जैसे आपने खुद बड़ी और ये एक बात करूं कि कर्जा जो है ना, ये कहते थे जो भी बच्चा पैदा होता है ना, इमरान खान खुद कहते थे कि 1,35,000 का मकरूज है। अब वो 1,75,000 रुपए का जो बच्चा भी पैदा होता है हमारे यहाँ मकरूज होता है। ये आप बात करें जी। कैसा साहब, जैसे आपने बड़ी तफसील से बजट के ऊपर से कुछ जो एतराज़ात आपके थे वो आपने बयान किए हैं। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कैसर साहब की, लग तो यही रहा है कि आपकी हुकूमत ने बड़ा बम फाड़ दिया है आवाम के ऊपर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो शहद बहा के गई थी वो आप लोगों ने किसी और नहर में डाल दिया है। इसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है आपने यही बड़ी अच्छी बात की है कि जो शहद की नहरें ये बहती छोड़ गए थे, हमने उनको डाइवर्ट करके जनाब अली किसी अपने घर की तरफ ले गए और लोगों को भूखा छोड़ दिए। देखिए मेरी बात सुनिए, जिस अंदाज से शेख साहब ने बात की, वैसे तो शेख आपको पता ना इकोनॉमी के बड़े माहिर लोग होते हैं और ये माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस और हमारे सीनियर बुजुर्ग हैं, हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब मुल्क की हालत ऐसी हो कि आप कर्जे में जकड़े हुए मुल्क को छोड़ के गए हैं, तो अब वो उठ रहा है इसके ऊपर, अब उठ रहा है, कर्जे आपके वापस करने हैं, सूद वापस करना है, पेंशन हैं, सैलरीज हैं। इस मुल्क की डूबी मैशत को अगर आपने उठाना है तो कुछ तो मुश्किलात होंगी, लेकिन जो महंगाई का जितना रोना ये रो रहे हैं ना, वो उतना नहीं है। जो आम खुर्दोनोश की चीजें हैं, कुछ चीजों पे जाहिर है, आप जब पाकिस्तान की कुछ मंडियों में कुछ चीज आती नहीं तो उस वक्त चीजें महंगी हो जाती हैं। पिछली दफा जब टमाटर 300 रुपए किलो हुए, 350, तो लोग कह रहे कौम डूब गई, तो हमने कहा जी अब टमाटर जो है 50 रुपए के हो गए तो कौम तर गई। तो ऐसी चीजें हैं, लोग इतने भी तंग नहीं है जितने ये तंग है। असल में जो लूट मार और जो कुछ किया इनकी हुकूमतों ने, और मुल्क का जो बड़ा गर्क हुआ, जो 2018 से पीछे अगर 10 साल चले जाएं तो आपको पता चलेगा। ये हमारे ऊपर इल्जाम तो ये लगा देते चीनी 120 है और ये 110 है और फलाने है, लेकिन जब चीनी अपनी छोड़ के गए थे 52 की, तो जब आए थे तो 28 की। तो ये अफराद-ए-ज़र तो इस पाकिस्तान का एक पूरा रहा है। लेकिन लोगों की आमदनी देखें, लोग अब मजदूर जो पहले 300-400 रुपए 500 रुपए रोजाना लेता था, 1200 रुपए रोजाना उसको लेता। अब कहेंगे जी नौकरियां नहीं है, जगह नहीं है। तो कोविड जो है, कोविड में पाकिस्तान की मईशत दुनिया के खिते में पूरे मैं समझता हूँ 4% ये जा रही है इंक्रीज पे। और आपके साथ का इंडिया जो है, जो अब बड़ा रोशन इंडिया था और बड़ा इनका महबूब इंडिया था, वो माइनस पे चला गया। अब यही देखते हैं कि कोरोना के होते हुए भी पाकिस्तान की मईशत में किस अंदाज से खड़े हुए हैं और लोगों को जॉब मिल रहे हैं। ये हाउसिंग अथॉरिटीज और ये कामयाब जवान प्रोग्राम और एहसास, हमें तो इस कदर एहसास है कि लंगर खानों तक का भी एहसास है। हमने तो लोगों के मजदूरों के लिए इस तरह की चीज की, ये तो छतें छीन लेते थे सर, इनकी क्या बात करते हैं। ये जिनका जो दौर था वो हमने भी देखा है। अब मेरी उम्र भी 66 ईयर है, मैं भी जानता हूँ कि किस तरीके से ये मईशत चलाते थे। अगर ये मईशत सही चलाते होते तो इनका माहिर मईशत जो इनका आइंस्टाइन है वो साझेदारों का लंदन में क्यों बैठा हुआ है? आए ना आके अदालतों के साथ में सामना करें। हमें तो कहते हैं जी कि आपने क्या वसूल किया और क्या लिया। हमने तो जनाब अरबों में रिकवरी की। आप लाहौर से रिकवरी, कराची से रिकवरी, हर जगह इनके जो कब्जा ग्रुप है, और तो और छोड़े, हमने गुलाम दस्तगीर खान जो इनके बड़े सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनसे हमने जनाब अली 60 साल 70 साल पुराना कब्जा जो है वो शेल का पंप GT रोड से अब छुड़वाया और वहां पे पार्क बना दी हम लोगों ने। इसी तरीके से जितने भी कब्जे की जमीनें थी मुदस्सर क्यों न रहने जनाब। नहीं चले वो अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि जो बजट है, जो बजट से मुताल्लिक बात हो रही है, जो तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन को हैं, उस पर अगर आप थोड़ा सा बताएं कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन को हैं वो अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि बजट में जो टैक्सों की बात की गई है, जैसे अभी कैसर साहब ने भी कहा कि पाम ऑयल की बात की गई है, जो सोयाबीन सीड की बात की गई है उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए, जो तेल एक आम जिंदगी में एक आम आदमी इस्तेमाल करता है वो महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। इस पे पीटीआई किस तरह फिर अपने लोगों को जवाब देगी? सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितना मर्जी भी पूरी नून लीग जो है ना वो सामने आ जाए और वो डिस्कशन कर ले, वो शौकत तरीन वाली बात है कि जब हसन आबादी ने कहा कि ये झूठ बोलता है, उसने कहा कि तरीन झूठ नहीं बोलता। आप बैठ के डिबेट करें, बताएं, उस असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर बताएं कि ये चीज ऐसी है, तो अगर इनकी एक्सेप्टेबिलिटी उसमें है और ये कन्विंस कर लेते हैं तो उसको अमेंड करने के लिए भी हम तैयार। ठीक है, मैं आपको यही इंटरप्ट करता हूँ आपको। जी कैसर साहब आप क्या कहेंगे? जी सुनिए, मैं आपको ये बताता हूँ, अगर ऑयल की प्राइस जो है पूरी दुनिया में अगर ज्यादा हो रहे हैं, मैं तो फिगर्स का बंदा नहीं हूँ, मैं तो शेख साहब की तरह मुझे नहीं काउंटिंग याद होती कि 1 2 3 क्या है और फलाना क्या है।
मैं तो एक इंजीनियर आदमी, टेक्निकल बात करूंगा। सीधी सी बात है कि अगर दुनिया में तेल की प्राइस बढ़ती है और यहाँ जनाब के लिए ओगरा का एक सेट सिस्टम है, उसमें जो प्राइस आएगी वो लोगों को डिलीवर कर दी जाएगी। ये तो होगा नहीं कि भाई हम जनाब अली इस तरह का कोई काम करेंगे कि इससे हम पैसे बना के हम भागने वाली बात करेंगे। ये याद रखिए कि ये बजट को सब लोगों ने, कम्युनिटी के हर तबके ने, लोगों ने इसको बेस्ट बजट करार दिया। नए टैक्सेस को नहीं लगे। ये जो छोटी 1-2 आइटम की बात करना है, इसको मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। चले, मैं दोबारा आपकी तरफ दोबारा इस पर मैं आपसे मौक़िफ़ लेता हूँ। मैं जरा कैसर साहब का मौक़िफ़ ले लूँ। जी 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 कैसर साहब। देखिए, फिगर्स जो है ना वो सब होती हैं, कोई झूठ उसमें नहीं बोल सकता। और तरीन साहब सीजन बैंकर हैं, मैं ख़ुद उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन बात ये है कि जो महंगाई और जो बेरोज़गारी और जो गुर्बत से आवाम गुज़र रही है ना, ये मुझे सिर्फ इतना बता देना, कोई भी पीटीआई का तर्जुमान है वो बताए कि उन्होंने 3 साल में क्या आम लोगों के लिए क्या बेहतरी किया, किस चीज़ में बेहतरी हुई। क्या मैं जो कह रहा हूँ कि महंगाई 40% हुआ, ये गलत है? क्या जब मैं ये कहता हूँ इनसे कि बेरोज़गारी बढ़ी है, ये गलत है? कोई फिगर मुझे बताएं ना। जब मैं ये कहता हूँ इनसे कि जो नौकरियाँ हैं वो नहीं मिल रही, लोग मारे फिरते हैं, जब मैं इनसे कहता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पिछले साल से भी इस साल कम हो गई है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे? जब इमरान खान साहब, तो मेरी फिगर, अच्छा ये बताइए, करप्शन की वजह से ही आए थे। ये कहते हैं हमें कि पिछली हुकूमतें करप्ट थी। चलो, जो ये कहते हैं बात, उसको हम उस पर डिस्कस नहीं करते। मैं तो सिर्फ एक्चुअल डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि 1 साल में, सिर्फ 1 साल में 3 मुल्कों से भी हम और नीचे चले गए। जो हमारे वक्त में था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो एक न्यूट्रल इदारा है ना, कोई बात तो समझे ना। यानी वो करप्शन भी बढ़ गई, गुर्बत भी बढ़ गई, करप्शन भी बढ़ गई, महंगाई भी बढ़ गई, बेरोज़गारी भी बढ़ गई। तो मुझे ये बताएं कि इन्होंने आवाम के लिए ये बता दें 3 साल में कौन सी चीज़ बेहतर हुई है। मान लेंगे हम, इनकी बात मान लेंगे। अब ये बातें करें फिर वही बात कि वो फलां 10 साल ये हुआ, चलो जो कुछ हुआ उस पर बहस नहीं करते। 3 साल में अपनी कारकर्दगी हमें बताएं कि ये जो इतने नारे लगा के आए थे, इन्होंने जो इतने लोगों को अच्छे सब्ज़ बाग दिखाए थे, वो क्या रिजल्ट निकला? कोई तो निकला होगा ना, कोई एक चीज़ तो बता देना कि क्या बेहतरी हुई जो कि लोग माने। जी इफ्तिखार साहब, कोई 3 साल की कारकर्दगी बता दें, तहरीक इंसाफ ने क्या किया है। आप लोग ने तो सारा कुछ आके, यानी जो कुछ भी था उसको तबाह कर दिया, ऐसा कहना है अपोजिशन जमातों का भी। और जैसे अभी खुद कैसर साहब ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसमें 3 दर्जा पाकिस्तान पीछे चला गया है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? आप मेरी बात सुनिए, मैं इनको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि 3 साल में हमने क्या किया। जनाब 3 साल में हमने, सबसे पहले ये जो पंजाब की हम बात कर रहे थे, क्योंकि मैं पंजाब गवर्नमेंट का तर्जुमान हूँ। 3 साल में जनाब हमने जो आप स्क्वीज करके सारी चीजें लाहौर पे आप लगाते थे, 76,000 पर कैपिटा आप इन्वेस्ट करते थे लाहौर के ऊपर, और वेयर एज आपका राजनपुर जो डेरा गाजी खान का, वो 2200 रुपये आप लगाया करते थे। हमने पंजाब का 33% बजट जो है वहां पे लगाया। हमने हर जिले में एक यूनिवर्सिटी कायम की, हमने डैम बनाए, हमने एहसास प्रोग्राम किया, हमने जनाब अली अब मोटरवे के बादशाह से सड़कें बनाने की आपने तकरीबन 1500 किलोमीटर बनाई। हमने 4500 किलोमीटर के प्रोजेक्ट हमारे इन रोड है। आप मुझे और बताइए, नौकरियों की बात है कि जॉब्स की, आपने हाउसिंग अथॉरिटी के प्रोजेक्ट शुरू हुए, लोगों को कर्जे दिए, कामयाब जवान प्रोग्राम की इन्वेस्टमेंट शुरू हुई। एक बंदा जो अगर 10 लाख रुपए भी लेगा तो उसके बाद जनाब अली वो 10 लोगों को अपनी नौकरी भी देगा। नौकरी ये नहीं होती कि 1 करोड़ नौकरियां आप जनाब अली जिस तरह पीआईए में करते थे कि आप 5,000 बंदा नौकरी पे रख लेते थे और अगले रेफरेंडम पर आपके पीपल्स पार्टी, आपकी जो जेपी पार्टी है वो इलेक्शन जीत जाती थी, रेफरेंडम जीत जाती थी। स्टील मिल का आपने बेड़ा कर, कौन सा अदारा आप छोड़ के गए? स्टील मिल की आप बात कर लें, आप पीआईए की बात कर लें, किसी रेलवे की आप बात कर लें, कुछ इंप्रूवमेंट आपने की हो तो मुझे एक बात बता दें। आपके पास तो 35 साल आपने इक़्तिदार किया, 1985 से आप चले आ रहे हैं इक़्तिदार में। पंजाब के ऊपर आपने लोगों को दिया क्या, मुझे ये बताएं। लोगों को ना पीली टैक्सी दी, लोग पैसे खा गए। हमने लोगों को जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है बैंकों को इन्वॉल्व किया, श्योरिटी और गारंटी दी, और लोग अपने घर बनाएंगे। उसके ऊपर घर बनेगा तो 40 इंडस्ट्रीज उसके ऊपर चलेंगी। आपकी स्टील मिल, आपके सरिये की मिल, आपका सीमेंट का सेक्टर, हर चीज जो प्रोडक्टिव है। और आप ये देख लीजिए कि एहसास प्रोग्राम में पहले आप क्या करते थे, कहते जी बेनजीर को कन्वर्ट कर दिया। हमने पूरे केपीके को हेल्थ कार्ड दे दिए, 10-10 लाख लोगों के जो ऑपरेशन वहां पे फ्री हो रहे हैं।
किसी बंदे को कॉल करके देख लें, आपके पंजाब में एंड ऑफ दिस ईयर जनाब हम पूरे पंजाबियों को जितने भी 12-13 करोड़ उनको हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। आप सर किस दुनिया में रहते हैं शेख साहब? जान आपने भी अल्लाह को देनी है और मैंने भी देनी है। आप ये तो देखिए कि हमारा वजीर अल्लाह क्या काम करता है। गूंगा पहलवान होकर नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, नहीं वो घोड़े को ऊपर बैठ के शोले फिल्म के जेलर की तरह ललकरे मारता, लेकिन लोगों को काम करके डिलीवर करके दिए। मुझे एक कैंप बना दीजिए, आपका हर मिनिस्टर इन्वॉल्व रहा, आपका राना मशहूद जनाब रिश्वत लेते पकड़ा गया, यहाँ पे शक होता है, बंदे को उठा के परे फेंक देते हैं। ये किया हमने जनाब, ये कर लिया हमने, पंजाब को बदल के रख दिया। कोई बदमाश आप बताएं ना, पुलिस है, पहले वो लंबे बालों और बिगो डालों वाले बदमाश होते थे, हर का आपका हर बंदा हर शहर के अंदर मैं आपको गिनवा के दे सकता हूँ। यहाँ पिंडी के अंदर ये जो चौधरी तनवीर था, कब्जा ग्रुप था, ये बदमाश लोग थे, लोगों को मारते थे। ये ताजी खोखर ग्रुप जो है ये मारते थे लोगों को, चलवारें में इनकी उतार देते थे। कि मैं पिंडी की बात करता हूँ, बताएं इनको, बोले लंबे वालों को, किसी को हाथ डाल के देखे। आज पुलिस आपकी पहले से बेहतरीन पुलिस हो गई है। मैं कंपैरेटिवली ये नहीं कहता, लेकिन कंपैरिजन कर रहा हूँ आपका अपनी पुलिस का। आप लाहौर का अंदाजा लगा लें, आप गुजरांवाला दे दें, कौमी पट गैस चोर सारे जितने फड़िए थे आपकी पार्टी के शेल्टर के अंदर रहते थे, आपके लाहौर के खोखरों ने कब्जा कर रखा था। क्या आप कहते हैं? आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। आंखें खोलें और देखें कि पंजाब भी बदला, हमने पाकिस्तान भी बदला। बिलियन स्ट्री सुनामी आपसे लेके आए, पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। सर हम तो रिजोर्ट्स बना रहे हैं, नए नए डिस्कवर कर रहे हैं, 8 ठीक है इंजीनियर साहब, बड़ी आपकी बड़ी अच्छी काविशें तरीके इंसाफ की नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो कैसर साहब ने उठाया सवाल है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो 3 दर्जा पीछे क्यों जा रही है? जी कैसर साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैं इन्वाइट करता हूँ चिन्योट ज़िले में। पहले तो आप आज आ ही नहीं सकेंगे, सारी तरफों की रोडें ख़राब हैं। ये नहीं कि हमारे वक्त में भी थी, ये 3 साल में वहाँ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। अच्छा, फिर जो यूनिवर्सिटियाँ मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए ना 170 करोड़ रुपए पेमेंट करवा दी है, HEC ने सेंक्शन कर दी, वो 3 साल से आपने बंद रखी हुई है। मेरा बेटा मरहूम इरफान कैसर शेख, वो टेप्टा का चेयरमैन रहा और एक कॉलेज उन्होंने चिन्योट में उसका संग बुनियाद रखी टेप्टा के लिए, वो सारे फंड भी दिए हुए थे टेक्निकल एजुकेशन के लिए। वो साढ़े 3 साल से अब जो फंड मिले हुए थे बंद पड़े हैं। गैस के हमने 80% यानी जो बड़े पाइप लग भी गए ना, उसमें भी 70-80 करोड़ रुपए की गैस के फंड। मैं अपने आपको एक पंजाब के ज़िले की बात कर रहा हूँ, आप तशरीफ लाएँ। और वो जो पाइप बिछे भी हुए थे उसमें भी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें बंद कर दी कि भाई अपोजिशन वाले का है ये, वो पैसे वो जंग लग रहे हैं उस रकम को जो लगी हुई है। मेरे दोस्त, बात करना आसान है, ट्रांसपेरेंसी कोई इदारा न्यूट्रल दिखा देना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है, अगर गलत है ये बताएं, सीधी बात करें ना। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि गुर्बत बढ़ गई है, अगर आप कहते हैं गलत है चलो मुझे बता दें। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि आपकी करप्शन बढ़ गई है, अगर उसमें कोई फ़र्क है तो ये तो न्यूट्रल इदारे हैं जिनकी मैं बात। आपने जो इतने काम किए हैं तो लोगों को नज़र क्यों नहीं आ रहे? कोई ना कोई माने, कोई तस्लीम क्यों नहीं कर रहा आपकी बात को? ये बताएं ना कि आप कह रहे हैं तरक्की, ये जो सारी चीज़ें आपने गिनाई ना, स्टील बढ़ गई, सीमेंट बढ़ गया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं ना इकानमी को आप उस के स्टूडेंट नहीं हैं या उस साइड के नहीं हैं, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं कौमी आमदनी में। तो कौमी आमदनी 3 साल में आपके यहाँ पिछले साल नेगेटिव रही, इस साल 3.8% बढ़ी, कुल तीनों सालों में मिला के आपके यहाँ एवरेज 1.5% हुई है। आप थोड़ा सा मेरे से भी एजुकेशन ले लें ना। और हमारे वक़्त में ये जो कौमी आमदनी 5 सालों में बढ़ी है वो 20% बढ़ी है। तो आप बताइए, फ़र्क ही तो सबके सामने, ये भी फिगर्स जो आपकी अपनी फिगर्स हैं, इसमें कोई फ़र्क हो आप बताइए कि कौमी आमदनी में हर चीज़ शामिल हो जाती है, जो भी इंडस्ट्री की तरक्की होती है, जो भी कारोबार की तरक्की होती है, तो आपके फिगर्स क्यों नहीं बता रहे? और आप खुद मान रहे हैं, आपका फाइनेंस मिनिस्टर मानता रहा है, मैंने सारी तकरीरें की है ना असम्बली में, तो उन्होंने एग्री किया है इस बात को। वो ये ठीक है कि कोविड एक आ गया, मुझे एहसास है उसमें आपका रुकावट हुई, लेकिन किसी जगह जो आपने वादे किए। अच्छा, दूसरी बातें भाई पिछले ख़राब थे, अब हम यही अगर हर आने वाली हुकूमत यही कहते रहेगी कि वो पिछलों ने नहीं किया, पर आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं ना कि आपने रेवेन्यू बढ़ गया हमारा, हमने रेवेन्यू जो टैक्स होता है ना, वो टैक्स हमारे पीपल पार्टी हमें छोड़ के गई 1900 अरब रुपए, हमने 5 साल में 3800 अरब कर दिया। आप उसको 7600 अरब कर दें,
तब तो एक बात है कि हम डबल कर देते हैं, 4500 तक पहुंच गए ना सर। जी हाँ, तो अभी नहीं, अभी इस साल 4600 तक पहुंचेंगे। लेकिन 3 सालों में अगर हम 3800 पे छोड़ के गए थे और आप 4600 पहुँचे, तो वो तो 3 सालों में 20% आपने बढ़ाया है, ठीक है ना। तो हमने तो 100% बढ़ाया 5 सालों में, आप भी बढ़ाएं ना, करके दिखाएं, को टारगेट बताएं, सामने फिगर्स आपकी क्यों नहीं लोग मान रहे। कोई FBR की अपनी फिगर्स हैं, मैं तो ना टैक्स बढ़ा, महंगाई आप खुद तो मैं तो जो वो दे रहा हूँ जो कि हकीकतें हैं। अब बातें तो जितनी मर्जी आप भी कर लें, मैं भी कर लें, उसका तो कोई जवाब नहीं है ना। जी इफ्तिखार साहब, ये डिबेट तो बढ़ती जा रही है और जैसे टैक्सों की बात भी हो रही है। जी जी कुरैशी साहब, बात ये है कि मेरी, वो कहते हैं मेरी बातें बातें हैं और शेख साहब की बातें जहाँ फरमूदात है। उन्होंने कहा अगर सीख लें, मैंने पहले ही कहा कि शेखों से हमने इकोनॉमी क्या सीखनी, ये तो घर से जो पैदा ही होता है, जो हर शेख जो उसको इकोनॉमी का पता होता है वो बेहतर होता है। लेकिन कम से कम सच बोला करें। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में आज तक वजीर आजम से लेके किसी वजीर की कोई मेगा करप्शन मुझे बता दें। अगर ये खड़े हो गए, ये नैप की चीजें हैं, ये बेचारे तो भुगतते रहते हैं। इनको क्या है, कितने अरब रुपए हमने रिकवरी की। लोग कहते हैं जी कि रिकवरी नहीं हुई, हमने रिकवरी जो इन्होंने पूरे उन 20-25 नहीं, लेकिन ये यहाँ पे जो बात है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, जहांगीर तरीन साहब की जब बात करते हैं तो PTI खामोश नजर आती है हमें, जुल्फी बुखारी की बात करते हैं तो खामोश नजर आती है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा की बात करते हैं तो PTI हमें खामोश नजर आती है। तो सवाल तो चौधरी साहब यही है कि फिर जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है वो ठीक है क्या? आप भी जनाब कुरैशी साहब, जब कैसर शेख साहब बात करते हैं तो आप चुप रह कर सुनते हैं, बड़े आराम से, बड़े सुकून से। यही तो हमारा डायलेमा है कि हम आपको इक्वल, कोई भी बंदा जो है ना इक्वल प्लेइंग फील्ड ही देता। नहीं, मैंने तो उनसे भी सवाल बीच में किया था कि भाई ये महंगाई होगी, फलाना होगी, पर मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ। मैं तो किसी इदारे की जो भी रिपोर्ट आप ये सामने रखेंगे, मेरे तो आंखों के सामने हो रहा है जो कुछ हो रहा है। मैंने तो लुटेरे डाकू वो देखे हैं जो गरीबों बेवाओं के प्लाटों के ऊपर, जमीनों के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। इन लोगों ने अप्रिशिएट करना है इन चीजों को, हमारे जो अच्छे कामों को। आज को करके दिखाए करप्शन, नाम लगा था सिर्फ अमर ख्याली का, उठा के बाहर फेंक दिया उसको। जहांगीर तरीन का कहते थे जी ये इनका बड़ा लाडला है, जब उस उठा के फेंका तो कहने लगा नहीं जी ये अंदर से ये उस मेरा चचा है, मुझे इससे बाप की तस्वीर नजर आती है। और बाबा बाप की तस्वीर नजर आती है तो जब उसको कोर्ट में खड़ा और इमरान खान के खिलाफ बोला और 25 बंदे लेके खड़ा हो गया, तो उसमें तो आपको बाप की तस्वीर नजर आ रही है, मरियम बीबी। लेकिन जब यही जहांगीर तरीन खान को कोर्ट से रिलीज मिलता तो कहते जी इनका आपस में जनाब मुकमका हो गया, खत्म हो गया। और खुदा के लिए कुछ खौफ करें, लोगों को जिंदा रहने दे। आप लुटेरे थे, आपने लूट के खाया मौका। क्या था, एक कहता जी मेरा बाप बड़ा गरीब आदमी था, दूसरा कहता मेरा बाप बड़ा अमीर आदमी था। मुझे ये बताएं, कैसर शेख साहब मुझे जानते होंगे, चलो मुझे नहीं जानते, भाई शकील को जानते होंगे, अरशद खान को जद्दा में जानते होंगे। मुझे ये बताए कि जाते ही यहाँ से जब ये गया जद्दा में अर्ली 2000 में, तो उन्होंने मदीना रोड के ऊपर जो बहुत बड़ा एक्सपेंसिव एरिया है वहां से पूरा फ्लोर कैसे ले लिया। मुझे ये बताएं, दानियूब मिल में कैसे ले रही, स्टील मिल कैसे वहां बना ली। इन्होंने जंगे ओहद का जो मैदान है उसके साथ पूरा जो ओहद रोड का पूरा एरिया हुसैन नवाज ने खाने ले लिया। अब भी स्टील की ये सबसे बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। मुझे उस दिन खालिद अल मईना ने पूछा कि ये जंडाल और इनकी जो मीटिंग हुई थी सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के स्क्रैप के ऊपर हुई थी। फौज से इनका जो लड़ना हुआ था इसी वजह से हुआ, तो वो स्क्रैप बाई रोड ले जाना चाहते थे और फौज ने इनको रोक लिया। ये तो कारोबार करते, ये तो बिजनेस है। कहाँ से इन्होंने बना ली फैक्ट। जनरल क्यूम को 10 लाख रुपए इन्होंने कश्मीरी फंड में देके उसके बाद जनरल जिलानी को मर्सिडीज गाड़ियां गिफ्ट करते करते यहाँ तक पहुंचे। हमें कहते हैं जो गरीब आदमी है जो गाड़ी का पेट्रोल डालते हुए, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। चोई साहब आप क्या हमारा मुकाबला करेंगे? ठीक है जी जी इफ्तिखार साहब, कैसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा प्लीज सुनिएगा। जी जी चोई साहब देखिए ना, चोर डाकू लुटेरा सुनते हुए तो हमें 3 साल नहीं, आप बात सुने तो सही। चोई साहब आप हमें यही कह रहे हैं ना कि हम सब, अच्छा ये मेरे दोस्त आप क्योंकि काबिल आदमी हैं,
काबिल आदमी और बात समझेंगे आप। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा, नहीं मैं ये कहना हमारे बड़े हैं, आप सीनियर आदमी हैं, आपकी बड़ा एहतराम हम करते हैं। मैं आपको टेरेस में मेरे ख्याल में 5 दफा मिल चुका हूँ, आप मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ, आप मुझे याद नहीं करते होंगे। लेकिन मेरे दोस्त जो है अरशद खान, कारी शकील, ये सारे मसूद पुरी वगैरह जितने भी चनौटी हैं, ये अबू बकर मेमन वगैरह, ये आपके दोस्त है और मैं भी उनका दोस्त, मुझे पता है। अच्छा, ऑल कन्फ्रेंसी सर ऐसा न करें खुदा के लिए। बात तो सुन लें, बात तो सुन लें साल मेरी उम्र है, आप मित्र में यार बात अपनी कर रहे हैं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, बात तो सुने। देखे ना, बात ये है कि आपने अभी तक यही कहा ना कि सब चोर, नहीं महसूस नहीं करने वाली बात ही नहीं है, हम सुनते रहते हैं, हम पॉलिटिशियन है ना, और ये बात पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनना चाहिए, और इख्तलाफ राय हो सकता है। देखिए आपने यही कहा ना, अभी 3 साल से हम तो चोर डाकू लुटेरा ही सुन रहे हैं। अच्छा, उसका आप नैब एक आपके पास इदारा है, सब तो चीज़ें नैब के पास जब जाती हैं और कोर्ट पे नैब कोर्ट में ले जाता है तो सब तो छूट, कोई एक बंदे को भी आपने साबित किया है, ओ भाई आपकी बातें ही हैं ना, कोई साबित कर दें। सारे तो आपके पास रहे हैं, कौन सा हमारा बड़ा लीडर आपके पास आपके जेलों में और नैब की कस्टडी में और अदालतों के सामने किसने फेस नहीं किया? तो किसी के बारे में तो कोई फ़ैसला कर लेना, जो आप बाकी तो ज़बानी बातें हैं ना, कोई साबित तो कर देना। और फ़र्ज़ करो साबित नहीं हो सकता, आप कहते हैं कि वाइट कॉलर जो है वो क्राइम वो साबित नहीं हो सकता, और फिर ज़बानी किसी को चोर डाकू कितना अरसा कहेंगे? 3 साल में आप तो इसीलिए आए थे ना कि आपको ठीक करेंगे मुआशरे को। आप कहते थे मुआशरा ख़राब है, मैं उस पर बहस ही नहीं कर रहा, आप जो बातें कर रहे हैं मैंने आपकी सुन ली, लेकिन उसका कोई क्या हल आप क्या निकाल रहे हैं कि वो यही बातें करते रहेंगे? कोई मुल्क को बेहतर करेंगे कि नहीं करेंगे ना? आपने क्या बेहतरी की है, या नैब ने क्या कार्रवाई अभी तक किसी भी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ क्या की है? जो पैसा नैब ने लिया ना, क्योंकि मैं बिज़नेस मैन हूँ और समझता हूँ जितना भी पैसा भी वसूल किया गया ना, वो या बिजनेसमैन से या ब्यूरोक्रेट से, पॉलिटिशियन से कितना पैसा आपने मुझे ये बता दें, आप बता दें कि इन 3 सालों में नैब जो कहती है कि हमने इतने अरब वसूल किया, कि पॉलिटिशियन से कितना वसूल किया? तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बात। तो वो कहते हैं कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर में पहने हुए दस्ताने, इतने फ्रॉडी, इतने स्मार्ट किस्म के चोर हैं जनाब अली, उस अदालतों का सामना नहीं करते। इतने चोर है तो आपने ठीक तो नहीं किया ना कुछ? आप क्या करने आए थे मेरे दोस्त? आप तो ठीक करने आए थे। अगर वो इतने ही आपसे तेज हैं, अगर आपसे और ज्यादा होशियार हैं तो फिर क्या करेंगे इम्प्रूवमेंट? सर एक सवाल मेरा, बाकी उसके बाद जो मर्जी आप करें। नहीं मैंने बात कर ली। अच्छा, यहाँ पे इफ्तिखार साहब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक सवाल जरा मैं कैसर साहब मैं प्लीज एक सवाल मैं कर लूँ आपकी रिकवरी के हवाले से। ये हमजा शहबाज साहब ने सर कुछ दिन पहले एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया कि मेरे अकाउंट में जो पैसे, मैं वापस आता हूँ कि जो पैसे आते रहे वो सियासत में बिजी रहे तो उन्हें नहीं मालूम हुआ कि उनके अकाउंट में पैसे कौन डालता रहा। कि यकीनी तौर पर अरबों रुपए इतने बिजी हैं, इनको ये मैं यही सवाल करने वाला था कि उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में अरबों रुपए पता नहीं कौन डाल गए। तो यार मेरा अकाउंट है इधर जीएस बैंक में खाली पड़ा हुआ है, मेरे अकाउंट में किसी ने कुछ नहीं डाला यार। अरब रुपया क्या एक देला किसी ने नहीं डाला। तो यार ये पकड़ वाला ये आप अपने साथ शरीफ शायद लग जाए। देखिए मेरी बात सुन, एक साकिब कुरैशी सवाल करके मैं फिर सर की बात सुनूंगा, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है हमारे बुजुर्ग पुराने मिल जाएं और खुदाई कसम बुलावा अच्छा लगता है मुझे। लेकिन एक चीज मैं जरूर बात कहूं कि हमारी और अपनी आकबत के लिए भी हम कुछ कर जाएं। मैं एक सवाल जरूर करूंगा, मुझे ये बता दें कि ये पाकिस्तान लूटा खसूटा हुआ है या नहीं, सिर्फ ये बता दें। मेरे से पूछ रहे हैं? जी आप बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त। मैंने तो ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। बात तो सुने मेरे, आप जवाब तो सुन लें जी। बिल्कुल आप मेरे भाई देखिए बात सुने, मेरे बात सुनिए ना कि आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरी ये बजट पे पिछले 3-4 दिनों में 3-4 तकारीरें मैंने खुद कहा है कि पाकिस्तान इतना लूट चुका है। मैं कह रहा हूं ये कहता ना, मुझे साकिब कुरैशी ये कहता आज सुबह कि कैसर अहमद शेख साहब स्पीच करेंगे तो मैं आपकी 7 तकरीरें सुनता, उनका मैं जवाब देता। चलो वो मैं आपको भेज दूंगा, मैं ये कह रहा हूँ आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं तो खुद यही कह रहा हूँ। हमारा पाकिस्तान में रह क्या गया? देखिए इंडिया 1990 में इंडिया 4 गुना था। जवाब दे रहे हैं। आज 10 गुना हो गया इंडिया हमसे। बांग्लादेश हमारे बाद
हम सब ने मिल के इसको पाकिस्तान को जो कुछ कंट्रीब्यूट करना था नहीं किया, हमने कोई रिज़ल्ट नहीं दिया, हमने कोई अब दुनिया पूरी ये फिगर सबके सामने होती, हमें जो रिज़ल्ट देना था ना सबको मिल के। देखिए इसमें सिर्फ हम पार्टियों का लें, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमने जो एफ़र्ट करनी थी ना, यही तो मैं तो अब मैंने ये बयान किया। देखिए ना, मैं पहले कराची चैम्बर में प्रेसिडेंट बना, बहुत ज़्यादा कारोबारियों के वहाँ वोट लिए, कोशिश थी कि मुल्क के लिए बेहतरी की बात करें, तो वहाँ जो रिकमेंड करते थे ना तो कोई बात वहाँ सुनवाई नहीं होती थी। इसीलिए 28 साल से धक्के खा रहे हैं गली गली में कि उस फोरम पे पहुँचें जहाँ पे हम मुल्क बेहतर कर सकें। सब ने मिल के करना है, सब ने मिल के करना है। ये मौजूदा हुकूमत ने भी हमें जो तवक्कुआत थी या आवाम को तवक्कुआत थी, मैं आपका वेल विशर हूँ, मुल्क के लिए वेल विशर है, कोई भी आके करे इस मुल्क के लिए, हम सब दुआ गो हैं कि बेहतरी हो इस मुल्क के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक हर साल अगले साल से ख़राब जाता है, बात ये हो रही। तो बहरहाल बात करके अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा जी। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि 28 साल तक आप मेहनत करते रहे, आपने ईमानदारी के साथ कोशिश की, आपका जवान बेटा इस दुनिया से गया, मुझे खुदा की कसम उसका भी दुख है, मैं उसकी भी आपसे ताज़ियत करता हूँ। लेकिन सर इन सालों में ये पाकिस्तान के ये जो साल थे 30, 35 और 30 साल, इसमें सर कोई युगंडा का ईदी अमीन आके इसको लूट के नहीं गया, कोई इमरान खान का बाप इकरामुल्लाह नियाजी लूट के नहीं गया, ना कैसर अहमद शेख ने लूटा। ये जो लुटेरे हैं इनका दफा न करें सर। मैं तो किसी का दफा नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप साबित भाई, हमारे जो इदारे हैं मेरे दोस्त, देखिए अगर फ़र्ज़ करो आपकी बात जो है तो इदारों का काम है ना, अब मेरा और आपका काम तो नहीं है किसी ने भी। हम समझते हैं कि ये वक्त में ट्रांसपेरेंसी कह रही है कि ज़्यादा करप्शन हुई है, कोई मैं कहता हूँ अभी पीछे भी मैं असम्बली के फ्लोर में वो अपने वक्त भी कहता रहा, मुस्लिम लीग के दौर में भी कहता रहा, मैं आज से नहीं 25 साल से MNA बन रहा हूँ, तो उस वक्त भी मैं कहता रहा कि 4000 अरब रुपए की करप्शन होती है। मेरी फिगर्स को इमरान खान साहब अपने जलसों में कहते रहे कि 12 से 13 अरब रुपए की करप्शन होती है। वो करप्शन बढ़ गई है, ये नहीं कि वो वक्त अच्छा था, मैं नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये करप्शन आप ये सोचें कि आप भी तो मेरी बात माने कि और बढ़ गई है, कुछ कम करते ना आप लोग आके। तो वो किधर, अभी पहले नहीं बात ख़त्म करें ना, बस मेरा फिक्र है। आप कहते हैं वो सारे चोर डाकू थे, अब तो चोर डाकू नहीं है, अभी भी आपकी आमदनी क्यों कम हो गई है? अभी तो चोर डाकू भी नहीं है ना, 3 साल से तो चोर डाकू आपके मुताबिक वो चोर डाकू थे पिछले जब भी जो भी थे, और आप बड़े साधु हैं और बड़े ही ईमानदार हैं, तो आमदनी मुल्क की बढ़नी चाहिए थी ना। ये तो छोटी सी बात, हर बंदा समझता है इस बात को। देखिए इंडिविजुअली जिस तरह आपने बात की, मैं एक बिल्कुल रोशन मीनार की तरह खड़ा हूँ, मुझके ऊपर मेरे ऊपर कोई 1 रुपए आपके ऊपर नहीं लगा रहे हम मुल्क की बात कर रहे हैं, आपके ऊपर कौन लगा रहा है? अब मेरे जो अराउंड सराउंडिंग में अगर कोई मेरा इर्द गिर्द का कोई इसी तरह का बंदा करता तो उसको भी पार्टी के अंदर मैं ट्रैक करूंगा। आप जैसा बंदा हूँ मैं भी बंदा आप जैसा। क्यों नहीं, आप सारे ज्यादातर पाकिस्तानी साफ सुथरे और मुहब्बे वतन है। चलें जो है उसको इसका एहतसाब करना हमें चाहिए, कोई भी है। आप ये कहता हूँ आप उनको डिफेंड ना करें। मैं डिफेंड किधर, मैंने कब डिफेंड किया, किस जगह आपको? मैंने तो कोई डिफेंड आपको, आप मुझे बताएं कौन से पॉइंट को डिफेंड किया? मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा मुल्क ना पहले बढ़ रहा था, आगे ना अब बढ़ रहा है। देखिए डिफेंड कर, ये फैसला करना अदारों का काम है। मैं किसी को ना गलत कह सकता हूँ, ना मैं किसी को, ना मैं आपको कोई चोर डाकू कह रहा हूँ। ये सारे आपके रेफरेंस से मैं जानता हूँ। कराची में सर मैं जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये सारों से मेरी जनाब सलाम दुआ है। चिन्योटी बरादरी से आप पता करें, मैं कराची के सबसे ज्यादा मेरे रिकॉर्ड है वोट लेने वाले, वहाँ जो मैं इलेक्शन लड़ा हूँ ना चैम्बरों के, अल्लाह के फजल से, अल्लाह का करम है। मुझे खुदा की कसम आज पता चले ना कि इमरान खान ने करप्शन किया, मैं तो क्यों किसी का नाम लूं, मैं किसी का क्यों कहूं? मैं तो ये कह रहा हूं मुल्क नहीं, टैक्स नहीं वसूल हो रहा। ऊपर चादर बन के क्यों खड़ा हुआ? इनके बच्चों पे जो हमजा शहबाज शरीफ कहता है बच्चों करप्शन होती है, और उसको अपने अकाउंट पे नहीं पता। आप चलें इफ्तिखार साहब, डिबेट थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, वक्त थोड़ा सा कम है मेरे पास। आप दोनों मेहमान आजाद का बहुत शुक्रिया। और कैसर साहब ने जैसे वाज़ेह तौर पर कहा, मेरी तरफ से दावत है, मेरे पर खाना कबूल करें। मैं इस्लामाबाद आता हूं। सो नाइस ऑफ यू सर।
चलिए बहुत शुक्रिया, आप खुश रहें, अल्लाह ताला। कैसर साहब ने जैसे कहा कि नहीं, मैं ये बात होनी चाहिए। देखिए, अगर हमारे आप भी मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम भी मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, और हम मिलजुल के इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जी अंजाम होना चाहिए। अच्छे नफीस शख्स की तरह आए, आप पीटीआई में शामिल हो जाए। सर क्या कर रहे हैं सर? पीटीआई ने को रिजल्ट दिया हो तो वो बता दें मुझे। चले बहुत शुक्रिया हजरात का, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पर डिबेट बड़ी अच्छी जारी रही यहाँ पर। और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान पंजाब हुकूमत जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब का अपना मौक़िफ़ था और उनका यही कहना था कि सब कुछ किया धरा गुज़िश्ता हुकूमतों के अदवार का है और उनका किया धरा मौजूदा हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और कैसर शेख साहब ने वाज़ेह तौर पर जैसे पार्लियामान के फ्लोर पर भी कहा, तकरीर में भी कहा कि जो गुजर गया वो गुजरा हुआ ज़माना है। इल्ज़ामात लगते जा रहे हैं, लेकिन इल्ज़ामात को जैसे साबित करना ये इदारों का काम है। इदारे इल्ज़ामात साबित करने में किस हद तक कामयाब हुए, किस हद तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा और वक्त बता भी रहा है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मिलकर बेहतर करनी है। और मेरे दोनों मेहमानों ने बड़े वाज़ेह तौर पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी अपनी तरफ अपनी दोनों पार्टी को दिफा करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि पार्टी का दिफा अपनी जगह पर, लेकिन मुल्क का दिफा इंतहाई ज़रूरी है। इसके लिए चाहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करप्शन में शामिल हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबरा करप्शन में शामिल हो, तो दोनों रहनुमाओं को यही कहना था कि हम मुल्क के खातिर दिफा करेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।